वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। वर्ग 3 की तैयारी लास्ट डेज में अब कैसे करना है, किन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सी रणनीति अपनाना है, कितने घंटे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितने घंटे देना है, इस प्रकार के लगभग मैंने 20 पॉइंट लिए हुए हैं जिनमें आपकी तैयारी को लेकर बहुत शानदार तरीके में चीज़ें क्लियर कर दी हैं। इससे ये मान के चलिएगा आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। और पहले अभी तक आप जितना भी स्कोर कर रहे हैं, इससे अब ज़्यादा स्कोर भी आपका होने लगेगा और परीक्षा में भी आप अच्छा स्कोर करेंगे। बस मेरे इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा, आप जहाँ भी नोट कर सकते हैं, नोट करने के बिना काम नहीं चलेगा, या अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा। एक थॉट आपको बताता हूँ, बहुत शानदार है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लोग आपके रास्ते में गड्ढे करें तो परेशान मत होना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। लोगों को आपसे नफरत हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, इग्नोर करिए, आगे बढ़िए। ठीक, हम हमारा काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, वो उनका काम कर रहे हैं। उनके अंदर जो चीजें हैं वो शो ऑफ करेंगे। हमें पॉजिटिव रह के काम करना है, तैयारी करनी है, वो करेंगे। चलिए एक एक करके सारे पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं। उससे पहले आ, बहुत सारी चीज़ों को हमने कवर किया हुआ है, ए टू जेड हम पूरा देखेंगे। लगभग 20 पॉइंट मैंने लिए हैं। यह आपके प्री में तो काम आएंगे ही आएंगे, साथ ही एक सेकंड रुकिएगा, प्री के साथ साथ ये मेंस में भी आपको हेल्प करने वाले हैं। प्री, यहाँ पे ये वर्क क्यों नहीं कर रहा, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, प्री के साथ साथ ये आपको मेंस में भी हेल्प करेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्री में काम करेंगे, प्री में साथ ही मेंस में भी आपको ये वाली टिप्स मेरी हमेशा याद रखनी है, काम आएंगी दोनों परीक्षाओं में। अब देखिएगा, डेली शेड्यूल, आपका रोज का शेड्यूल अब आपको क्या रखना है जब आपके पास समय कम है। ऐसी यदि कहते हैं ना कि आखिरी समय में यदि आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। यदि आप इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे थे और आखिरी टाइम पर जब ज़रूरत थी आपकी एक अच्छा प्रदर्शन करने की, तब आप अच्छा परफ़ॉर्म ना करो, तो फिर पहले की मेहनत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप इतने अच्छे से शिद्दत से तैयारी कर रहे थे और आखिरी में आप इस टाइम पे आप पढ़ो ना और एग्ज़ाम में असफल हो जाओ, तो आपकी काफ़ी हद तक मेहनत बर्बाद कहलाएगी। अब देखिएगा, हम शेड्यूल में बात करें, मैथ्स को आप कितने 2 घंटे प्रैक्टिस के लिए आप दीजिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट फोकस करें। 2 घंटे आप अभ्यास के लिए दे रहे हैं। मैथ में आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर्स पेपर्स कर लेने हैं और मॉक टेस्ट लगाने हैं। आप कंटेंट जितना कर चुके आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के टेस्ट जितने आपको लगभग सारे के सारे आपको लगा लेने हैं। इससे आपको एक मतलब बहुत ही गजब लेवल पे एक फ़ायदा मिलेगा। और इसके लिए मैंने भी वीडियोस अपलोड करना चालू कर दी है। सेकंड क्लास, क्लास 2 अपलोड आज शाम को आपको देखने को मिल जाएगी, शेड्यूल कर दी है। क्लास 1 ऑलरेडी अपलोडेड थी। पीवाईक्यू आधारित पूरा का पूरा मैथ्स मैं करवा रहा हूँ, मैं ज़िम्मेदारी ले रहा हूँ, सीडीपी भी, और ये भी आपके मैथ में मतलब 27-28 नंबर तो कोई नहीं रोक पाएगा आपके। ईवीएस की बात करें हम, लगभग आपको 1.5 घंटे का समय देना है। ये देखिएगा, 2 घंटे, 1.5 घंटे, 1.5 घंटे, 3 और 2 5 घंटे और एक 6 घंटे, इस प्रकार से मैंने 6 घंटे का बनाया हुआ है। 6 घंटे का क्यों बनाया है आपने? मैंने 6 घंटे का इस वजह से बनाया है, कुछ जॉब्स वाले हैं, सर्विस के साथ तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद यदि किसी को ज़्यादा समय मिले, इतना कंटेंट पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी, केवल टेस्ट लगाने, कुछ नहीं करना फिर। ईवीएस में आपको 1.5 घंटे देने, क्या करना है? कंसेप्चुअल क्लैरिटी और फैक्ट्स रिवाइज करना है। जैसे कि स्पेस वाला हो गया, जैसे कि स्पेस आपको बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा तभी काम बनेगा, अदरवाइज यहाँ काम नहीं बन पाएगा। ईवीएस की अभी भी संशय है कि बहुत टफ आ सकती है। यदि ईवीएस टफ आ गई तो ये बहुत परेशान कर देगी। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में आपको थ्योरीज पे ज्यादा ध्यान देना है, प्रैक्टिस करनी है। सीडीपी में आपको एमसीक्यूज आप जितने ज्यादा लगा सकते हो, आप उतने ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लगाइएगा, क्योंकि आपकी समझ केवल एमसीक्यू से ही विकसित होगी सीडीपी की, कि इस तरीके से आपको क्वेश्चंस हैंडल करना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर में पियाजे बायगॉस्की हो गए, अब्राहम मॉस्लो हो गए, इस प्रकार से जितने भी आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, सभी की थ्योरी आपको अच्छे से बार बार रिवाइज करके जाना है।
इनके बिना काम नहीं चलेगा। बाकी यदि प्रश्न बनते हैं इन्हीं की थ्योरी पे बनते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वह इन्हीं पर आधारित रहते हैं। तो पियाजे और वाइगोत्स्की का तो ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड भी कर चुका था। हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश की बात करें, 1 घंटा ग्रामर देना है और पेडागोजी पर फोकस करना है। जैसे कि संधि समास, लैंग्वेज टीचिंग प्रिंसिपल्स रिवाइज करें। मिनिमम आप 1 घंटे दे सकते हो, क्योंकि पैसेज वगैरह के लिए आप जब प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट वगैरह लगाओगे, तो जो गद्यांश पद्यांश है वो आप वहीं से कवर कर पाओगे, समझ विकसित हो जाएगी। बाकी की पेडागोजी के लिए आपका 1 घंटा पर्याप्त है। आप 1 घंटे में काफी हद तक उसको रिवाइज कर सकते हो। हिंदी की, संस्कृत की, इंग्लिश की कोई सी भी पेडागोजी हो, लगभग मैच करती है, बस लैंग्वेज का खेल है। बाकी इनकी पेडागोजी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वही का वही कंटेंट यहाँ पूछेंगे, वही ट्रांसलेट करके संस्कृत में पूछ लेंगे, वही आपका इंग्लिश में पूछेंगे। थोड़ा सा परिवर्तन रहेगा फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज के नाम पे, ज्यादा परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कम टाइम में भी कवर हो जाएगा, यहाँ पे आपको अच्छे से कर लेना है। एक और मैंने वीडियो बना, अभी लास्ट वाली पीडीएफ में पेज में जब आप जाएंगे ना, अभी हम देखेंगे लास्ट वीक का स्पेशल रिवीजन। लास्ट वीक का एक स्पेशल रिवीजन कैसे करना है वो आपको मैंने बताया है, मतलब 5 से 7 दिन के अंदर अंदर, लास्ट जब परीक्षा आपकी आने वाली रहेगी। अब देखिएगा, एक पॉइंट आता है बहुत ही महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट का। हर दिन एक फुल लेंथ टेस्ट मॉक जरूर लगाइए और अपने वीक एरियाज पे काम करें। कोशिश करो फुल लेंथ टेस्ट आप जो लगा रहे हो वो PYQ का लगाओ। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस वाला मॉक टेस्ट है वो आप लगाओ, उससे आपका असली वाला मूल्यांकन हो जाएगा। और उसके साथ आप फ्रेश FLT भी साथ में लगाओ, आपको टाइम मिल रहा है, आप संडे को लगा सकते हो, 2 टेस्ट आप लगा सकते हो। अभ्यास करना यहाँ से आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। आपकी स्ट्रैटेजी में फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना एक बहुत ही ज़बरदस्त हेल्प करेगा आपको ये। रिवीजन स्ट्रैटेजी की बात करें, लास्ट के 10 दिन में सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन करिएगा आप लोग। बाकी जो पढ़ चुके, अब नया कंटेंट पढ़ना बंद कर देना है। फील जहाँ आपको वीक फील हो, उन टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है। मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही आपको ज्यादा ध्यान देना है, जहां से ज्यादा प्रश्न बनते हैं, जिन थ्योरी से आपको उस पे फोकस करना है। बहुत सारे कंटेंट के पीछे भागदौड़ नहीं करनी है। टाइम मैनेजमेंट की बात करें, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके टाइम मैनेजमेंट का प्रैक्टिस करें। अब यहाँ पे हमने ये प्रीवियस ईयर्स पेपर्स क्यों लिखा हुआ है, टाइम मैनेजमेंट तो हम फ्रेश वाली फुल लेंथ टेस्ट लगाकर भी कर सकते हैं। नहीं, असली वाला मूल्यांकन आपका टाइम मैनेजमेंट का इन्हीं से होगा, क्योंकि यह पेपर व्यापम के द्वारा बनाए गए हैं। और बाकी के अधिकतर प्लेटफॉर्म पे आप जाके देखोगे तो आपको PYQ बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, या फिर एक चीज वहां पर आपको देखने को मिलेगी, जो टेस्ट भी देखने को मिलेंगे वो 2011 के पैटर्न पे बनाए हुए हैं, और 2020 में जो उन्होंने कंटेंट बनाया हुआ था वही इस बार आपको अपलोड कर दिया है। इस प्रकार से कहने में आपको आ जाएगा कि बहुत सारा कंटेंट देखने को मिल रहा है, जबकि वो 2020 वाला है, 2011 के पेपर को देख के बनाया है। वहां पर आपका स्कोर भी बहुत अच्छा हाई हो सकता है। आपको लगेगा यार मेरा तो 115 110 के समथिंग आ रहा है इनके मॉक टेस्ट में। जब आप प्रीवियस ईयर्स पेपर लगाओगे तब आपको आपकी वास्तविकता का यकीन होगा। जैसे कि प्रीवियस ईयर्स पेपर 2 सक्सेस क्लासेस पे हमने फ्री में अपलोड किया हुआ है, सभी लगा लो। उसका अभी तक का हाईएस्ट बता रहा हूँ, 1000 लोगों में से मात्र 114 स्कोर गया है। इससे ज्यादा अभी तक कोई नहीं ला पाया, 114 मार्क्स। और अदर प्लेटफॉर्म पे जाके देख लो, 125 लेके आ गया टॉपर, 130 लेके आ गया, कोई 135 नंबर लेके आ गया, ऐसा लेके आ गया। लेकिन जब उसी फुल लेंथ टेस्ट की बात आई प्रीवियस ईयर्स पेपर की, तो 114 नंबर ही मात्र आके रह गए। तो आप टाइम मैनेजमेंट करें, इन वाले टेस्ट को आप लगाइएगा, PYQ को। शॉर्ट नोट्स की बात करें, हर सब्जेक्ट के लिए शॉर्ट नोट्स बनाइए जो लास्ट दिन में जल्दी रिवाइज कर सके। अब मुझे नहीं पता, वैसे तो आपने बनाए हुए होंगे, इससे आपको हेल्प जरूर होगी। और जो अभ्यर्थी परिश्रम वाले हैं वो आर्टिकल्स को रोज पढ़िएगा, या जो आर्टिकल्स मैं पहले सेंड कर चुका उनको आप रिवाइज करिएगा, उनका रिवाइज करिएगा। और आखिरी के 10 से 15 दिन में कम से कम 50 से 60 आर्टिकल्स आपको ऐसे सेंड करूंगा जिनसे सीधे के सीधे 20 से 25 क्वेश्चंस आपके कहीं नहीं गए। डिक्टो आपको उन आर्टिकल्स में से जो लास्ट के 10 डेज में सेंड करूंगा, 20 से 25 क्वेश्चंस आपके डिक्टो वहां से फंस जाएंगे, चाहे वो EVS का हो, कोई सी CDP का हो, वहां से आपको देखने को मिल ही जाएगा।
तो शॉर्ट शॉर्ट वाले नोट्स में आप उनको भी रिवाइज करते चलिएगा। लैंग्वेज पेडागोजी की बात करें, हिंदी और संस्कृत की पेडागोजी पे फोकस करें। ग्रामर के साथ टीचिंग मेथड्स रिवाइज करें। इनमें पेडागोजी में, लैंग्वेज की पेडागोजी में मुख्य चीज ये है कि आपको टेस्ट के माध्यम से ये अच्छे से कवर हो पाएगा, और जो नोट्स आपने बनाए हुए हैं उन नोट्स को भी आपको अच्छे से पढ़ते जाना है। अब रिवीजन की बात करें, मैं यहाँ अभ्यास लिखता हूँ। अभ्यास, अभ्यास के बिना कुछ भी संभव नहीं होगा। यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे ना, तो ये मान के चलिए आपने अभी इतना समय से आप जो तैयारी करते आ रहे हो, आपकी उस तैयारी का कोई सेंस ही नहीं रहेगा। सेंस क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आपने इतना सारा कंटेंट पढ़ा है, रिवीजन नहीं करा, तो आपके दिमाग में वो याद होगा, लेकिन वो आधा अधूरा याद होगा, और आधा ज्ञान आपको पता है कि विनाशकारी होता है। आधा ज्ञान काम का नहीं है, आपको इसीलिए रिवीजन करना पड़ेगा। फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक्स, यानी जहां से ज्यादा प्रश्न बनते हैं उन पे ज्यादा ध्यान देना है। हर सब्जेक्ट को, उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है, मतलब पहचानना है जिनसे ज्यादा प्रश्न आते हों, वेटेज रखते हैं। जैसे मैथ्स में जियोमेट्री हो गया, नंबर्स हो गया, अर्थमेटिक हो गया। मैथ्स में आपके लिए बताऊं तो परसेंटेज जरूरी है, नंबर्स वाला नंबर सिस्टम भी आपके लिए जरूरी है, रेशो भी आपके लिए जरूरी है। रेशो के भी पिछली बार प्रश्न पूछे गए थे, रेशो के। और ईवीएस में एनवायरमेंटल इश्यूज हो गए, और खासकर ईवीएस में हम स्पेस लिख दें तो कोई बुराई नहीं होगी। स्पेस से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, स्पेस हो गया, सोलर सिस्टम हो गया, इनसे आपके बहुत प्रश्न बनते हैं, ये आपको अच्छे से कर लेने हैं। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स का एनालिसिस करना है। प्रीवियस के जितने 3-4 साल लिखा हुआ है, मतलब 3-4 साल से तात्पर्य पुराने साल के जो पेपर हैं आपके 2022 वाले, 2022 वाले पेपर्स को आपको अच्छे से कर लेना, एनालाइज करना है अच्छे से। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि कौन सा टॉपिक्स बार-बार आ रहा है, यह टॉपिक्स पहले रिवाइज करें। यानी जो टॉपिक आपका बार-बार प्रीवियस ईयर्स पेपर में देखने को मिलेगा, उसको आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। अभी हम टेस्ट पे काम कर रहे थे, तो जैसे एक शिफ्ट में आप देखेंगे तो परसेंटेज के प्रश्न आए, एक दूसरी शिफ्ट में आप देखेंगे तो आपको डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस देखने को मिल गए, डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस देखने को मिल गए। अभी फिर हमने एक और टेस्ट पे काम करा, तो आपको ना ट्रायंगल के क्वेश्चंस देखने को मिल गए, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया वगैरह पूछने लगे, इस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे थे। ऐसा नहीं कि संतुलित पेपर आ रहा हो आपका, किसी में परसेंटेज दे रहे हैं तो 10 क्वेश्चंस परसेंटेज के दे दिए, विभाज्यता आ गया तो विभाज्यता के नियम पर 10 प्रश्न दे दिए, त्रिभुज के प्रश्न आ गए तो 10 प्रश्न त्रिभुज के दे दिए। यदि आयु के प्रश्न देने चालू करे तो आयु के 10, यदि पॉलिनोमियल बहुपद के प्रश्न देने चालू करे तो 5 से 6 प्रश्न दे दिए। पिछली बार का पेपर ऐसा था, तो इसलिए आप उन पेपर को लगाएंगे तो आइडिया बनेगा। अब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, अवधारणात्मक स्पष्टता कैसी हो आपकी, मैथ्स और ईवीएस जैसे सब्जेक्ट में कंसेप्ट्स पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए आपकी। सिर्फ रटने की बजाय कंसेप्ट्स को समझना है। मतलब ये हर एक विषय के लिए है, कंसेप्ट अच्छे करने पड़ेंगे। जैसे कि सीडीपी में आपको समझना है, टेस्ट लगाओगे, आप वहां से समझ पाओगे, आप अपने नोट्स को रिवाइज करोगे, नोट्स को रिवाइज करने हैं, तब भी आपको कंसेप्ट को याद नहीं करना। हाँ, कुछ थ्योरीज को याद करना पड़ेगा, जैसे जीन पियाजे की आपकी तीनों थ्योरी याद, जो चारों चरण हैं वो अच्छे से याद करने पड़ेंगे, किस में क्या आ रहा है वो याद करना पड़ेगा। वाइगोत्स्की ने कौन-कौन से टर्म्स दिए, जेडपीडी दिया, ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट दिया, इसके फोल्डिंग के बारे में बात करी, और उन्होंने इसके साथ-साथ और भी चीज़ों पे, स्पीच के बारे में बात करी, सोशल, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच, इनका आपको टर्म्स भी याद होने चाहिए। कोहल वर्ग के स्टेजेस कितने हैं, उनकी स्टेप्स कितनी हैं, सॉरी लेवल्स कितने हैं, स्टेजेस कितने हैं, ये कुछ याद करने वाली चीजें याद करना है। इनके अंदर समझने वाला कंटेंट समझना भी है। स्टडी इन शॉर्ट बर्स्ट, कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए 45 से 50 मिनट की शॉर्ट स्टडी सेशन रखकर 10 मिनट का ब्रेक लें, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बनेगी। अब आप इतने कुछ अभ्यर्थी 10-10 घंटे भी पढ़ेंगे, तो उसमें ऐसा नहीं कि आप बैठ गए तो आप पढ़ते ही रहे हैं। आप कोशिश करिए 45 से 50 मिनट आपने पढ़ लिया, 10 मिनट आप माइंड को रिलैक्स करिएगा। उसमें आप जो चाहें आप एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, या आप थोड़ा टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, कोई डिप्स लगाना, डिप्स कर सकते हैं, कसरत कर सकते हैं, जो आप चाहें। कोई सा सॉन्ग सुनना एक आध आपका, वो आप सुन सकते हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। डेली टारगेट सेट करने का मैंने आपको बताया, हर दिन अपने लिए स्पेसिफिक टारगेट सेट करिएगा रोज।
जिससे आज सीडीपी के 2 चैप्टर कंप्लीट करना है और 50 एमसीक्यू सॉल्व करना है। इस प्रकार से टारगेट कि मुझे आज वाइगोत्स्की, पियाजे, कोहलबर्ग और ये जो 3 से 4 जो बहुत ही महत्वपूर्ण अब्राहम मास्लो हो गया, आपके जितने भी साइकोलॉजिस्ट महत्वपूर्ण हैं, उनके संबंध में आपको अच्छे से कवर करना ही। आज मैं इनकी थ्योरीज को बहुत अच्छे से रीड करूंगा, इनसे संबंधित प्रश्नों को देखूंगा। ठीक, ग्रुप स्टडी सेशंस कब काम आएगा ये भी बताऊंगा। अगर पॉसिबल हो तो किसी ग्रुप के साथ मिलकर रिवीजन करें, इससे डाउट्स क्लियर करने में हेल्प मिलेगी और टॉपिक्स को डिस्कशन करने का मौका मिलेगा। ग्रुप स्टडी बहुत हेल्पफुल भी होता है। जैसे मेरा कहने का तात्पर्य है, आपने पियाजे की थ्योरी पे डिस्कशन किया, मतलब एक नॉर्मल तरीके में जिसे मुझसे आप बात कर रहे हैं, पियाजे की चरण बताइए। 4 नहीं 3 होते हैं, नहीं 4 होते हैं। अच्छा ये बताओ कि जो एब्स्ट्रैक्टनेस रहती है, अमूर्तता की कमी, कौन सी वाली स्टेज में रहती है? तो इस प्रकार से आप बताओगे कि हाँ, ये स्टार्टिंग की तीनों स्टेजेस में कमी रहती, लास्ट वाली जो अमूर्तता आ जाती है उसमें ये पूर्ण रूप से रहती। लैक ऑफ कंसंट्रेशन किस में रहता है, लैक ऑफ कंजर्वेशन किस में रहता है, कौन सी स्टेज मतलब संरक्षण की कमी कौन से उसमें आती है। तो इस प्रकार से आप जब डिस्कशन करोगे तो आपका दिमाग ओपन होगा, एक दूसरे के थॉट टकराएंगे, क्वेश्चंस बनेंगे। तो ऐसे आप डिस्कशन करो, 10 से 15 मिनट किसी आपका दोस्त है, आप बात कर सकते हो उससे, मतलब डिस्कशन करो। यदि साथ में आप रह रहे हो तो आप बिल्कुल एक डिस्कशन करिए, आप थ्योरीज पे, क्वेश्चंस पे आप बात करिए। इससे आप आपने अपने दोस्त के थॉट को जान पाएंगे। यदि उसकी लॉजिकल जो वे है, मतलब अच्छे से सोच पाता है, तो वो आप गेन करेंगे और आपका कंटेंट बोलेगा। मतलब इस प्रकार आप सीखेंगे बहुत अच्छे लेवल पे जा करके। तो यह अभी ग्रुप स्टडी बहुत काम की है, आप इसको जरूर अपनाइएगा, बहुत काम की है ये। माइंड मैप्स और डायग्राम, देखिए माइंड मैप का तो मैं अभी नहीं कहूंगा, ये आपने नहीं बनाए हुए होंगे। मैथ्स में काम आता है वैसे तो माइंड मैप बहुत ज्यादा। मैथ्स में क्वेश्चंस भी बना हुआ था आपके एग्जाम में पिछली बार माइंड मैप से। डायग्राम बनाने का मैं अभी रिवीजन के टाइम हेल्पफुल होते हैं, हालांकि इतने कम टाइम में मैं माइंड मैप का आपको सजेशन नहीं दूंगा। इसको आप मेंस के टाइम पे अपनाइएगा, मेंस में ये बहुत काम आएगा। जब आप तैयारी करें तभी से आप माइंड मैप बनाते चलिएगा। माइंड मैप का मेरा मतलब यहाँ पर आपको जो परिश्रम ग्रुप में हम आर्टिकल्स वगैरह दे रहे हैं, आप उनको रोज पढ़िएगा, वही आपको माइंड मैप के तौर पे काम आ जाएंगे, वही आपके रोज के माइंड मैप हो जाएंगे। फोकस ऑन वीक एरियाज, मॉक टेस्ट के बाद आपके वीक एरियाज को पहचान कर उन पे ज्यादा फोकस करना है। मतलब मॉक टेस्ट लगाने के बाद जो भी आपके वीक एरिया हैं उनको आपको ज्यादा से ज्यादा मजबूत करना है, पहचान कर उन पे ज्यादा फोकस करें। जो टॉपिक्स आपको मुश्किल लगते हैं उन्हें अच्छे से समझकर प्रैक्टिस करें। यानी मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आप किस सेक्शन में वीक हैं, आपको कौन से सब टॉपिक में कमजोर आप अपने आप को महसूस कर रहे हो, आप उस पे ज्यादा फोकस करिएगा। समझदार व्यक्ति वही है जो अपनी कमियों को परीक्षा से पहले पहचान ले और उनमें सुधार कर ले। आप जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो वहां पे एक निदानात्मक परीक्षण आपने पढ़ा होगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा, निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक का तात्पर्य है कि कारण का पता लगाओ, कमी का पता लगाओ। कारण का पता लगाने का जैसे कि निदानात्मक टेस्ट होता है, परीक्षण होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, वो कमी का पता लगाने के लिए होता है। वैसे ही मॉक टेस्ट किस लिए होता है? ताकि आपको कमी का पता चल जाए। यह भी आपका निदानात्मक परीक्षण ही आप मान के चलिएगा मॉक टेस्ट को। आप किस सेक्शन में वीक हो, कहाँ, तभी जाकर के तो आप उपचार कर पाओगे, रेमेडियल टीचिंग अपने आप को दे पाओगे यहाँ पर आप। तो ये करिएगा। पेडागोजी रिवीजन करना है, खास करके आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाएंगे इनके पेडागोजी के, क्योंकि पेडागोजी के कंसेप्ट आपके वहीं से ज्यादा क्लियर होंगे। अलग अलग लेवल के पीवाईक्यू का ज्यादा फोकस कर रहा हूं मैं। बस थोड़ा सा और बचा, एक लास्ट वाला अपना ये कंटेंट रहेगा, उस पर और देखेंगे। फॉर्मूला रिवाइज, मैथ्स में आपको रिवीजन करना है फॉर्मूला। मॉक इंटरव्यूज में से मैंने ये इस वजह से रखा हुआ है, मॉक इंटरव्यूज आप देखिएगा। जैसे कि आप बीरेन जी का इंटरव्यू देखें, बहुत शानदार स्कोर उन्होंने किया। मानसी मैम का इंटरव्यू देखें, और भी सर का नीरज चौबे जी का इंटरव्यू देखें, उनका भी 120+ स्कोर था। बहुत शानदार टीचर्स के मैंने इंटरव्यूज लिए हुए हैं आपके लिए। हेल्थ एंड वेलबींग का ध्यान रखें, पॉजिटिव एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस रखना, तभी आपका काम बन पाएगा। एक लास्ट वीक का हम स्पेशल रिवीजन की बात कर लें, जिसको मैंने अपनाया था बड़े लेवल पे। एग्जाम के
5-7 दिन पहले से नई चीजें सीखना बंद कर दें। कोई सलाह नहीं देगा, मैं दे रहा हूं। 5 से 7 दिन बचे, नया कंटेंट पढ़ना बंद कर दीजिएगा और सिर्फ रिवाइज करना शुरू कर दें। यह आपको फ्रेश और फोकस्ड रखेगा। मतलब पुराने कंटेंट पे ही आपको ध्यान देना है, नया पढ़ने की चेष्टा आपको नहीं करनी। हाँ, नया एक कंडीशन में पढ़िएगा आप, जब एग्जाम चल रहे हो, रिव्यूज आपको देखने को मिल रहे हो यूट्यूब पे कि लग रहा है कि इस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, तब आपका कर्तव्य बनता है कि नए कंटेंट को भी पढ़ लो आप। लेकिन जब तक 5 से 7 दिन हैं, तब तक जो पढ़ा हुआ है रिवीजन करना है, क्योंकि यही रामबाण सिद्ध होगा। कहते हैं ना कि यदि आपने कंटेंट को रिवाइज नहीं किया तो जो याद था वो तक आप गलत करके आओगे। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। वो हानिकारक सच में है। यदि आप रिवीजन ना करो, यदि आप रिवीजन करके जाओगे तो फिर आपके दिमाग में चीजें ताजी रहेंगी, आप कंफ्यूज नहीं रहोगे। कंफ्यूजन धीरे धीरे आपका जो भ्रम है ना कम होते जाएगा। प्रश्नों के उत्तर आप एलिमिनेट करके आसानी से दे पाओगे, क्योंकि आपने सब कुछ तो रिवाइज किया, जो पढ़ा हमें याद है। ऐसा ना हो कि जो पढ़ा था वो भी हम भूल गए, तो फिर बहुत दिक्कत आएगी। ठीक, ये सारी चीजें। तो ये इंटरव्यूज देखिएगा, बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने लिए हुए हैं सर के। तो हाँ, सर के जो नंबर हैं वो 122.88 अंक थे, 123 अंक थे। रैंक पूरे मध्य प्रदेश में 124वीं रैंक थी सर की, कंसोलिडेटेड रैंक, ऑल ओवर रैंक। नीरज जी का इंटरव्यू जरूर देखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाइड किए हैं सर ने, बहुत सारे एग्जाम। मानसी मैम के 120 स्कोर था, नॉर्मलाइज्ड होके 115 बचा हुआ था, और एक 119 इसका कंप्यूटर स्क्रीन था। इस मतलब 120 स्कोर था मैम का, बाद में नॉर्मलाइज होकर के 115 बचा था। तो मैम का आप इंटरव्यू जरूर देखिएगा। ये तो वर्ग 1 के लिए मैम का लिया है, तब लिया था जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, अब मेरा सिलेक्शन हो गया है। और एक और चीज है, जिन अभ्यर्थियों ने ज्वाइन किया हुआ है, डेफिनेटली आपके 15 से 20 नंबर तो मैं डिक्टो आखिरी के 10 दिन में दिलवाऊंगा ही दिलवाऊंगा। लगभग 70 से 80 नंबर अपने मॉक टेस्ट में से फंसने जा रहे हैं। 70 से 80 क्वेश्चन सीधे सीधे आपको सुपर गाइडेंस में जो आर्टिकल्स आ रहे हैं, सुपर मॉक टेस्ट आ रहे हैं, पीवाईक्यू आधारित फ्रेश एफएलटी, वहां से आपको 70 से 80 सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। और बाकी के जो टेस्ट नोट्स वगैरह मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, बाकी का कंटेंट वहां से आएगा। लगभग आपका 110 के समथिंग का पूरा टारगेट मेरा है, मैं करवा दूंगा। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, आपने टेस्ट लगाया होगा, देखा होगा पीवाईक्यू का किस कदर दे रहे हैं, कोई नहीं दे रहा। मेरे सीडीपी के हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, जिनके दम पे मेरे बहुत शानदार नंबर आए थे। स्टडी मटेरियल हम परिश्रम ग्रुप में सेंड करते ही हैं, और कम्युनिटी ग्रुप्स आपको देखने को मिल जाते हैं। टेलीग्राम पे भी बना हुआ है, जहां पर हमने पीडीएफ्स वगैरह सेंड करी हुई हैं। आर्टिकल्स हम रोज आपको दे रहे हैं, जो आर्टिकल्स आपको डेफिनेटली बहुत फायदा करेंगे। मैथ्स पेडागोजी के, सीडीपी के, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हमने स्पेस तो पूरा दे दिया आपको, अंतरिक्ष का पूरा स्पेस दे दिया। और देखना, अंतरिक्ष का प्रश्न आया तो वहां से बाहर नहीं जाना। मतलब टफ से टफ लेवल के क्वेश्चन यदि बन गए ना स्पेस से, तो उन आर्टिकल से कवर हो जाएंगे। और जैसे ही परीक्षा और नजदीक आते जाएगी, 10 से 15 दिन में इतने आर्टिकल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। आप जब ट्रेन में बैठ करके आप परीक्षा हॉल तक जा रहे होंगे ना, तो उनमें आप 10 से 15 आर्टिकल्स आप 1 से 1.5 घंटे के अंदर पढ़ लोगे, और 5 से 6 क्वेश्चन तो डिक्टो आपको वहां से देखने को मिल जाएंगे। इस कदर में आपको चीजें प्रोवाइड करूंगा। जो अभ्यर्थियों ने ज्वाइन कर लिया है, बहुत शानदार काम किया। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको ज्वाइन करो। इतना फायदा होने वाला है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। सेलेक्टेड टीचर्स के द्वारा काम किया जा रहा है, मेरा खुद का स्कोर 120 था, और हम बहुत शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं। हम अन्य प्लेटफॉर्म की तरह काम नहीं कर रहे। अधिकतर प्लेटफॉर्म आपको 2020 वाले मॉक टेस्ट ही प्रोवाइड करवा रहे हैं, नया कंटेंट नहीं दे रहे टेस्ट के फॉर्म में। और आप केवल 2020 के मॉक टेस्ट में यदि 110 प्लस यदि हर मॉक में ला रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप अपने साथ ईमानदारी बरत रहे हो, ना वो आपके साथ बरत रहे हैं। पीवाईक्यू में आप 110 प्लस लेके आओ, तो हम मानेंगे कि हाँ, आपकी तैयारी सच में 110 वाली है। तो पीवाईक्यू वाले आप सारे मॉक टेस्ट लगाइएगा। जो भी डाउट हो कमेंट करो। बिंदास आप अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके में करो, आप टेस्ट को जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक, ये इंटरव्यूज आप जरूर देखिएगा। आपको डेफिनेटली ये वाली आप क्लास 2 आप देख लीजिएगा, आज अपलोड होने वाली शाम को आपको देखने को मिल जाएगी।
तो बहुत शानदार वीडियो सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है, सेकंड वीडियो है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जल्दी आपको पूरा मैथ में करवा रहा हूँ। कोशिश है मेरी कि मैथ में मैं आपको 30 में से 30 तक ले जाऊं। 30 में से 30 नहीं आ पाते, 27 28 29 मतलब 25 प्लस आपके हर हाल में आए। मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूँ, और वो भी मैं PYQ के माध्यम से कर रहा हूँ। कोई ऐसा काम नहीं करेगा, मैं PYQ के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ। मतलब 30 में से 30 का टारगेट है मेरा, तो कि 30 में से 30 नंबर आपके आए। गणित भी करवा रहा हूँ, पेडागोजी भी आपकी वहीं करवा रहा हूँ, टॉपर्स की एक मेंटलिटी के माध्यम से सॉल्व करवाना आपको सिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा करिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और फिर से एक जाते-जाते थॉट आप देख लीजिएगा, लोग आपके रास्ते में गड्ढे करें तो परेशान मत होना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। कई लोग तो मुझ पे भी कमेंट कर जाते हैं। अभी पिछली वीडियो में देखी, बहुत नेगेटिव कमेंट करी, मैंने ना रिमूव करा ना उसको हटाया। रिप्लाई में उनको अच्छा एक रिप्लाई भी किया था हमारे ही किसी एक छात्र या छात्रा ने, बहुत शानदार रिप्लाई था। मतलब बहुत नेगेटिव लोग भी हैं, आपको हमेशा रोकने की सोचेंगे, ईर्ष्या के भाव से भरे हुए हैं। कई लोग मेरे प्रति भी नेगेटिव रहते हैं कि यार इनका एग्ज़ाम निकल गया, अच्छे अंकों के साथ में निकाला, तो उससे भी जलन हो जाती कई लोगों को कि इतनी कम एज में एटलीस्ट ये एक लोक सेवक के तौर पे, शासकीय शिक्षक के तौर पे कार्यरत हैं, तो ऐसी जलन भी हो जाती है। तो ये इससे नुकसान उनको है, मुझे नहीं है। और नुकसान यदि आप इस चीज़ को पॉजिटिव लो कि कोई टीचर है जो सेलेक्टेड है और आपको कुछ चीज़ें बता रहा है, तो डेफ़िनेटली वो अपने अनुभव से साझा कर रहा होगा। आप उसको पॉज़िटिव लो। मुझे विश्वास है आप में से काफ़ी लोग मेरे बहुत बड़े लेवल पे समर्थन भी करते हैं। जब हम जितना आगे बढ़ेंगे, तो नेगेटिव लोग भी आएँगे, पॉज़िटिव लोग भी आएँगे। हमें काम करना, जैसे ये वीडियो बनाई मैंने, उनके लिए बनाई जो मुझसे अच्छे से आत्मिक रूप से जुड़े हुए हैं, मेरी बातों को मानते हैं, तैयारी कर रहे हैं, मेरे दर्शन में रहेगा। जो जेलस करते हैं, मैं तो कहता हूँ चैनल को ब्लॉक करो और हट जाओ यहाँ से, क्यों फालतू में आप अपना टाइम बर्बाद करते हो। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।